है सोबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हम बात करेंगे कि जो हम लोग कल पिछले क्लास में सोबिलिटी जो पढ़े थे, तो वो सोबिलिटी जो है अलग अलग टर्म में, जैसे हमारे पास क्या ऐसे किस्म किस्म घोल आते हैं, सोल्यूशन बनाएंगे तो सोल्यूशन बनाते वक्त हम लिक्विड भी घोल सकते हैं, सॉलिड भी घोल सकते हैं, गैस में भी घोल सकते हैं। तो हम एक नया टर्म पढ़ेंगे जिसमें सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, ठोस है। हम उसमें मिला रहे हैं और मिलाने के बाद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो हम कहते हैं कि जब सॉलिड को लिक्विड में घोला जाता है तो जो हम बोलेंगे, जो सोबिलिटी प्राप्त होगा उसे बोलेंगे सोबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब बात को समझें, जैसे हम बात करेंगे कि कौन घुलेगा, आखिर जो है लिक्विड में कौन घुलेगा। तो जनरली अगर मान लो लिक्विड के रूप में हम लोग जल लेते हैं, यह जल एक अच्छा सॉल्वेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80 होता है, इसलिए बेहतरीन सॉल्वेंट है। तो हम जनरली जल में ही किसी सॉलिड को घुलाते हैं। तो हम बात करेंगे तो आयनिक जो सॉलिड होता है, यानी आयनिक कंपाउंड जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट आप लोग बताए हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट हो, जैसे हमारे पास H2 है, इस तरह से देखेंगे तो ये जो है इधर से पार्शियली निगेटिव और इधर से क्या रहेगा पार्शियली पॉजिटिव, ये यहाँ से पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली निगेटिव। तो इसका नेट डाइपोल जो होगा हमारे पास इस तरह से लगेगा, इस तरह से, इस तरह से कर देते हैं। तो यह हमारे पास ये एक डाइपोल उत्पन्न हुआ, इसलिए इसमें बोलेंगे ये पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ हो वो पोलर सॉल्वेंट होगा। तो हम कहेंगे पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, सोलेबल होता है। और आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चार्ज होना चाहिए। अगर ये चार्ज है तो ये सोच लीजिए कि ये क्या है, वाटर में सोलेबल है, मतलब वाटर एक पोलर कंपाउंड है। देखिए कुछ ऐसी भी बात है जैसे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं। रीजन बता रहे हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, एक जैसा ही घुलता है। ये आयनिक जो होता है इसको पोलर भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो एक जैसा पदार्थ आपस में घुलता है, न कि दूसरे जैसा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो दूसरे में घुल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे, देखिए जैसे शुगर, ग्लूकोज, अल्कोहल, यूरिया, ये सब जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल है, लेकिन ये वाटर में घुलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे देखिए ये नाइट्रोजन, एंथ्रासिन, CCl4, देखिए CCl4 भी जो है ये सभी के सभी वाटर में घुलते नहीं है, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, इनके ये पोलर कंपाउंड नहीं है, नॉन पोलर। नॉन पोलर जो होते हैं नॉन पोलर में घुलेगा, यानी कि जनरली नॉन पोलर में, पोलर में घुलता है। अब बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर है जो इसकी सोबिलिटी को दर्शाता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग सोबिलिटी, देखिए टेम्परेचर। बात तो आप लोग कहे थे कि अगर कोई मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है ज़्यादा घुलाना चाहता है चीनी को पानी में, तो वो गर्म करता है उसको और वो अधिक से अधिक घुला देता है। तो टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। तो टेम्परेचर जो होता है प्रभाव डालता है दो तरीक़ों से, क्योंकि अगर हम पानी में किसी चीज़ को डालते हैं, कभी आपने गैस किया होगा और नहीं होगा तो गैस कीजिएगा, कभी आप थोड़ा सा अपने हाथ पर जो डिटर्जेंट लीजिएगा और उसको पानी में घोलने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अचानक डालिएगा नहीं, पानी में अपने मुट्ठी को डालिएगा तो आप महसूस करेंगे कि वो गर्म हो रहा है। या फिर चूना को आप पानी में डालेंगे तो वो गर्म होगा। तो बात ऐसा है कि अगर सोबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो अगर हम किसी मटेरियल को घुलाते हैं और वो मटेरियल जो हो एक्सोथर्मिक हो, मतलब अगर वो H2O में जाते ही जो वो घुलेगा तो इसमें से हीट निकलेगा। तो हीट निकलेगा तो उस टाइम में हीट वो अपने में से निकाल रहा है और आप उसको गर्म कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको पढ़ा थे एचआरटियर प्रिंसिपल। तो उस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी सोबिलिटी जो है उस टाइम में डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो सोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगा।
और यदि वही जो है प्रोसेस अगर हम घोलते हैं और इंडोथर्मिक है, मतलब वो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, तो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो इसमें और टेम्परेचर डाल रहे हैं, तो जितना ही डालेंगे उतना ही क्या होगा, वो अधिक से अधिक उसमें घुलेगा, यानी कि उसकी सोबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। देखिए दूसरा टर्म है लैटिक एनर्जी। अभी लैटिक एनर्जी क्या है, तो आप लोग बताए हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है, ठीक है, तो NaCl को हमको तोड़ना है इसके आयन में, तो Na प्लस और Cl माइनस देगा ये तोड़ेंगे तो जब इसको तोड़ेंगे तो हम कुछ एनर्जी हमको देना पड़ेगा, कुछ हीट देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देंगे, तो जो एनर्जी देंगे वही एनर्जी लैटिक एनर्जी होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ये एक क्रिस्टल है NaCl का, जो आपको पढ़ा दिया है सॉलिड स्टेट में, इस तरह से होता है, और इसके प्रत्येक साइड पर इसको बोलते हैं लैटिक पॉइंट, और यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, तो इन दोनों को हटाने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं वही होता है हमारे पास लैटिक एनर्जी। तो अब ये जो है जब हम पानी में किसी आयनिक सॉलिड को डालते हैं, जब हम डालेंगे तो वो अपने आयन में डिसोसिएट होता है, यानी कि ये टूटेगा, और टूटने के लिए ये एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, और एनर्जी जो होता है इंटरनल रिफ्लेक्ट। अगर ये मान लीजिए कि बहुत अधिक इसको टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, ये बहुत अधिक एनर्जी मांग रहा है, तो वो जब कम से कम भूलेगा। इसीलिए कहें कि अगर लैटिक एनर्जी हाई होगा तो सोलिडिटी जो होगा डिक्रीज कर जाएगा। और एक टर्म है, थोड़ा सा हम इसको मिटा दें और यहीं पर आपको बता दें कि ये इसका फैक्टर खत्म हो जाए। देखिए अगला है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। आपको फिर से देखना है, तीसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए पहले समझ लीजिए हाइड्रेशन एनर्जी है क्या। हाइड्रेशन एनर्जी कहने का मतलब होता है, अगर हाइड्रा का मतलब होता है जल, याद रखिए हाइड्रा का मतलब क्या होता है, जल, और हम जब किसी पदार्थ को जल में डालते हैं तो वो जल के साथ कुछ रिएक्ट करने वाला है, और रिएक्ट करने के फलस्वरूप तो अगर वो एनर्जी अपने में से रिलीज करता है या ऑब्जर्व करता है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हम कहें आपसे कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मान अधिक हो तो सोबिलिटी क्या होगा, बात तो समझिए हाइड्रेशन एनर्जी। अभी हम आपको पढ़ें कि यदि हाइड्रेशन एनर्जी हाई होता है तो सोलबिलिटी इंक्रीज करता है। तो बात को समझिए, मतलब वो रिएक्शन कर रहा है, अपने में से एनर्जी रिलीज करता है, मतलब वो जो है रिएक्शन कर रहा है, मतलब जल के साथ वो जुड़ाव जो है वो जुड़ाव बहुत बेहतरीन है। क्योंकि अभी बार बार कहते हैं कि अगर देखिए, अगर मान लो कि ये और ये आपस में कनेक्ट होने वाले हैं और कनेक्ट होने पे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो मतलब इन दोनों का स्टेट जो होने वाला है लोअर होने वाला है, लोअर एनर्जी स्टेट होने वाला है, और लोअर एनर्जी स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक एनर्जी को रिलीज करता है। तो अभी हम कहें हाइड्रेशन एनर्जी जो है, मान लीजिए कि ये कोई सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये जल है, अगर हम इसमें डालते हैं तो डालने के बाद इसमें से एनर्जी जो है बहुत अधिक मात्रा में रिलीज करता है, मतलब ये जो है दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंफर्ट फील करेगा। तो कंफर्ट फील कर रहा है इसका मतलब अधिक से अधिक इसमें ये घुलेगा। इसलिए लिखे यदि हाइड्रेशन एनर्जी हाई हो तो सोबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये चौथा फैक्टर जो है उतना प्रभाव नहीं डालता है, इसका नाम होता है प्रेशर। ठीक है, ये जो प्रेशर है, क्योंकि सॉलिड है और लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्रेशर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे सोबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। इसमें क्या है कि बता रहा है कि लिक्विड में गैस को घोलना है, इस बार लिक्विड में किसको डालना है, गैस को डालना है।
तो अगर हम लिक्विड में गैस को डालते हैं, जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई भी एक्वा जीव होता है, एक्वा जीव मतलब मछली या फिर कोई जल में रहने वाले प्राणी, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जो होता है जल में थोड़ा सा बहुत घुला होता है, या फिर सोडा वाटर हम जो पीते हैं, जो इस कोको कोला या थर्मस थर्मा जो आता है, तो उस टाइम में कोको कोला है, स्प्राइट है, माजा है, इन सभी में जो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ठेपी खोलने के बाद उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस रिलीज करता है। तो वो गैस जो होता है उसमें CO2 भरा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को भरा रहता है। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं, जो फॉर्म है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसका फैक्टर देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है। तो जनरली हमारे पास जो फैक्टर होते हैं इसको प्रभाव को डालने वाले, ये दो तरह के होते हैं, वो टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर, क्योंकि गैस पर प्रेशर और टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। तो हम पहला बात करेंगे कि प्रेशर का एक प्रभाव, इसको हम हेनरी लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। हेनरी लॉ पहले आपको समझा दे हेनरी लॉ है क्या। देखिए, इसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं कि लिक्विड भरे हुए हैं, ठीक है, स्प्राइट है जनरली, और इसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम घोल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को भी गैस को घोले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस घोले हैं। तो देखिए, अगर इसको हम ढक्कन को बंद कर देते हैं, क्या कर दिया, ढक्कन को बंद कर दिया, तो ये गैस जो होता है इतना भरे हैं कि इधर भी गैस आएगा, इधर। तो ये जो गैस के कण हैं इस लिक्विड के सतह पर प्रेशर को आरोपित करेंगे। ये जो गैस है इस लिक्विड की सतह पर प्रेशर को आरोपित करेंगे, और वही प्रेशर जो होता है वो हेनरी लॉ को व्यक्त करता है। तो हम क्या कहें कि ये हेनरी जो थे उन्होंने कहा कि प्रेशर और जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन कौन सा, तो मोल फ्रैक्शन गैस का, इसमें गैस कितना परसेंट, समझ रहे बात को। ये गैस में जो है मोल फ्रैक्शन और प्रेशर जो है, इस गैस का प्रेशर ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन, और ये जो यहाँ पर काम करता है प्रेशर, यहाँ वाला प्रेशर, यहाँ का प्रेशर नहीं, यहाँ वाला प्रेशर, समझ रहे बात को। तो इस प्रेशर और गैस जो घुला हुआ है उसके मोल फ्रैक्शन के बीच एक रिलेशन को दिए थे, और उसी रिलेशन को बोलते हैं हेनरी लॉ। इस लॉ का मतलब था, उन्होंने कहा है कि जो सॉल्यूशन में उपस्थित गैस होता है वो गैस के जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर आपको बता दिए हैं। अगर ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के रूप में गैस लिए हैं, तो केवल गैस का अगर प्रेशर आरोपित हो रहा है तो उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और टोटल प्रेशर मतलब अगर कहेंगे तो सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं केवल गैस के लिए, तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P प्रोपोर्शनल 1 से, और P बराबर प्रोपोर्शनल का साइन रहता है, बराबर का चिन्ह रहता है, तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं KH, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। इसको हम थोड़ा सा लिख दे, किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेयर P क्या है, P जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है। और X क्या है, X जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और जो KH जो है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट है, समझ रहे बात को। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। और याद रखिएगा कि H जो है, KH जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करता है। अगर टेम्परेचर को वैरी करते हैं तो एक ही सॉल्यूट के लिए, यानी कि एक ही गैस के लिए KH का मान वैरी कर जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। KH जो है वो KH पार्टिकुलर टेम्परेचर
पर सेम गैस के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस के लिए फिक्स होता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो KH बढ़ेगा घटेगा इसी गैस का। समझ रहे बात को? अगर हम ग्राफ खींचे, आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो ग्राफ इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ऐसे इसको समझ ले कैसे हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए फार्मूला है, हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ देखिए क्या है, P बराबर KH है। हम लोग मैथ में पढ़ते हैं y बराबर mx। समझ रहे बात को? P की जगह पर y है, KH की जगह पर m है और x की जगह पर x है। थोड़ा सा देखिए, तो इसका जो होता है, इसका जो ग्राफ होता है, एक का होता है सरल होता है। तो इसको अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा में कैसे कर जाएगा। देखिए अगर हम इस अक्ष पर यानी कि y पर P लेते हैं और x ये को लेते हैं, x को मोल फ्रैक्शन, x क्या है, मोल फ्रैक्शन है, इधर इंक्रीज कर रहा है, ये प्रेशर इधर इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो ग्राफ निकलेगा इस तरह से। और ये किसका मान होगा, ये मान होगा हेनरी कांस्टेंट का। ये याद रखिएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो ये वैरी कर जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।